आंकड़े हमारे फैसला आपका। प्रकृति का मिजाज जब बिगड़ता है तो इंसानी बस्तियां तिनके की तरह बह जाती हैं। नेपाल चीन सीमा पर हिमालय के शिखरों में से जो तस्वीर आई है, उन्होंने एक बार फिर से पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। 26 अगस्त 2026 को नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकोशी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने और चट्टानों के खिसकने से आई भीषण जलप्रलय ने सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया है और 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। इस तबाही ने 2013 की दर्दनाक केदारनाथ त्रासदी की खौफनाक यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। लेकिन असली खौफ सिर्फ इस आपदा का नहीं है, बल्कि उस वाटर बम का है जिस पर पूरा हिमालय क्षेत्र इस वक्त बैठा हुआ है। वैज्ञानिकों की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के आंकड़ों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय की बर्फ दुगनी रफ्तार से पिघल रही है, जिससे भारत और नेपाल की सीमा पर फैली 50 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हैं, उफान पर है, कभी भी फटने के कगार पर है। चीन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के निचले मैदानी इलाकों में देवघाट से लेकर गंडक बैराज तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यह तबाही एक कड़ा और बड़ा सवाल उठाती है कि तिब्बत में चीन का अंधाधुंध विकास प्रोजेक्ट कहीं विनाश की स्क्रिप्ट तो नहीं लिख रहा है और नेपाल में हुई घटना का जिम्मेदार कहीं चीन तो नहीं है। इस विषय को लेकर हमने जनता से एक सर्वे भी किया है और देश के विख्यात पैनलिस्ट के साथ इस पूरे मामले पर हर चर्चा करेंगे। आंकड़े हमारे फैसला आपका में, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि इस तबाही ने चिंता जता दी है हिमालय और उसके आसपास के इलाके में। खबर पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक एक कर कुछ तस्वीरों को देखेंगे और उसके खौफनाक हालत को समझेंगे। तिब्बत के इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो तस्वीर आपके सामने आएंगी, उन तस्वीरों में देखिए कि इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर किस तरीके से तूफान आया, हर किसी को अपनी चपेट में ले गया। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये नेपाल चीन सीमा पर इमिग्रेशन सेंटर है और जितने भी मानसरोवर के यात्री हैं जो चीन के रास्ते जाते हैं, वो यहीं पर अपनी कागजी प्रक्रिया को, खाना पूर्ति को पूरी करते हैं। देखिए, ये नेपाल चीन की सीमा है, सब कुछ उड़ गया। जो 5 मंजिला इमारत है, उस इमारत में सब कुछ उड़ गया। यहां जितने भी यात्री थे, जितने भी लोग थे जो अपने वीजा के लिए पहुंचे हुए थे, वो देखिए। नेपाल के रसवा जिला की बात कर रहा हूं। तिब्बत से जो पानी आया, बहाव के साथ आया, वो सबसे पहले यहीं पर आया और जब यहां पर आया तो यहां पर अपनी तीव्र वेग के साथ वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए आसपास के जितने भी घर हैं, इसलिए कहा जाता है कि नदी के आसपास अपने घर न बनाए, इन सभी आसपास के घरों को वो अपने साथ बहाता हुआ चला गया। ये जो पुल है, इस पुल को अपने साथ ले गया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये जो तमाम घर हैं, ये घर सब इसकी चपेट में आ गए। ये पूरा इलाका जो नदी के आसपास का पूरा इलाका, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा घट जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। ये देखिए पूरा भोटेकोशी नदी, भोटेकोशी जो नदी है नेपाल की, ये वो है और उसके बाद ये आगे बढ़ती है और बिहार का जो गंडक बाजार है वहां पर पहुंच जाती है और अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। त्रिशूली बाजार के पहले की जो तस्वीरें हैं, बाद की जो तस्वीरें हैं, कैसे पानी आया वो सब कुछ आपने देखा कि किस तरीके से अपने साथ बहा कर ले गया, उन लोगों को बहा कर ले गया। 1500 लोग अभी भी इस बहाव के कारण लापता बताए जा रहे हैं। अब आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे पहाड़ों से पानी उफनता हुआ नीचे आ रहा है। ये देखिए, इसका वेग देखिए, इसकी रफ्तार देखिए। असल में ऊपर जो पहाड़ था, ये देखिए यहां से फटा। ये जो झील है, इस झील में यहां पर पानी एकत्रित हुआ और वहां से फटा
और वो फटते हुए पानी अपनी तीव्रता के साथ आया। ये पानी पहले धीरे धीरे बहता चला जाता था, लेकिन हुआ ये कि ऊपर ग्लेशियर पिघला, वो नीचे गिरा झील में। झील का जो मुहाना था उस मुहाने को बंद कर दिया, और ये देखिए यहां पे उस मुहाने को बंद कर दिया। और इस मुहाने को बंद करने के बाद जो पानी था झील का, वो पानी उसी में इकट्ठा होता गया, भरता गया, बढ़ता चला गया। और उसके बाद जो ग्लेशियर से जो तमाम सारी चीजें, जो चट्टान थे, पत्थर थे, उन्होंने फिर उसका मुंह खोला, तो जो पानी का वेग और रफ्तार थे वो किसी फाइटर जेट से कम नहीं थी। सबसे खौफनाक बात और बड़ी चेतावनी, क्योंकि एक खतरा बिल्कुल मुंह बाएं खड़ा है तिब्बत के गिंगरोंग इलाके में, यानी कि नेपाल सीमा के पास दो नदियों संगम पर बैरियर लेक यानी कि प्राकृतिक बांध वहां पर बन गया, जो पानी का गहरा दबाव झेल रहा था। झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो गया था। अगले 3 दिनों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी, और पानी आने का अनुमान, यानी कि यह बांध कभी भी टूट सकता है। चीन ने इस बात की चेतावनी दे दी है, चीन ने इसी को लेकर चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटे बेहद अहम हैं और झील की प्राकृतिक दीवार कभी भी टूट सकती है। इसको लेकर चीनी एजेंसियां लगातार निगरानी करने की बात कर रही हैं, लेकिन समाधान का कोई रास्ता फिलहाल नहीं बताया गया है। 30 लाख घन मीटर, ये जो पिछली झील टूटी थी उसमें 20 लाख घन मीटर पानी था, लेकिन अब इसी झील में जो 30 लाख घन मीटर पानी है वो कभी भी फट सकता है, निकल सकता है। लेकिन जो त्रासदी, भयानक त्रासदी आपने नेपाल में देखी, शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि बादल फटने की वजह से नेपाल में अचानक बाढ़ आई, लेकिन अब सामने जानकारी आ रही है अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से कि नेपाल में आई इस तबाही की शुरुआत सिर्फ तेज बारिश नहीं थी, बल्कि हिमालय के ऊपर के इलाके में ग्लेशियर के अचानक टूटने से हुई है। और ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ तेजी से नीचे आया। इसके साथ भारी मात्रा में मलबा और पानी नदी की घाटी में पहुंचा, और मलबे ने तिब्बत के लहड़े नदी का प्रवाह रोक दिया। और जब पानी आगे बढ़ा तो भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में अचानक से जल स्तर बढ़ गया। नेपाल की सकरी और गहरी पहाड़ी घाटियों ने इस पानी की रफ्तार को और बढ़ा दिया। देखते देखते फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक आने वाली बाढ़ ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया, और उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीरों के तौर पर आपने देखा, सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ग्लेशियर आखिर इतना अस्थिर क्यों हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बढ़ता तापमान, जलवायु परिवर्तन हिमालय ग्लेशियरों को कमजोर कर रहे हैं, जिससे ग्लेशियर टूटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि इस खास घटना को सिर्फ जलवायु परिवर्तन का नतीजा कहना अभी जल्दबाजी होगा। तत्काल वजह ग्लेशियर का टूटना और उसके बाद बना मलबे पानी का तेज प्रवाह माना जा रहा है। यानी कि नेपाल की यह तबाही सिर्फ एक फ्लैश फ्लड की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते हिमालय, ग्लेशियरों की बढ़ती अस्थिरता और इंसानी दखल के बीच बढ़ते खतरे की एक बड़ी चेतावनी भी है। इस त्रासदी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिमालय जैसे बेहद संवेदनशील इलाके में विकास का दायरा आखिर कौन तय कर रहा है। प्रकृति की अपनी एक सीमा है, लेकिन जब हिमालय में सड़कें, सुरंगें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरे निर्माण की गतिविधियां बढ़ती हैं, तो नाजुक इकोसिस्टम पर स्वाभाविक तौर पर अतिरिक्त दबाव बनता है। विकास की कहानी अपनी जगह है, लेकिन कल हुए जल प्रवाह में विनाश की कहानी भी जान लीजिए। नेपाल में 359 लोगों की मौत हो गई है, 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। तिब्बत में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 558 लोग लापता हैं। नेपाल में 511 विदेशी नागरिक भी लापता हैं। भारतीयों की बात करें तो नेपाल का जो आधिकारिक आंकड़ा है उसमें 178 भारतीय नागरिक लापता हैं, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कहा है कि 288 भारतीय अभी भी उनके संपर्क से बाहर हैं। जो लोग गए थे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिमालय में बसे वाटर बम क्या है, यानी कि ग्लेशियल लैक्स, आखिर ये है क्या?
दरअसल क्लाइमेट चेंज होने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उनका पिघलता हुआ पानी पहाड़ों के बीच में जमा होकर ग्लेशियल लेक्स यानी कि झील बना रहा है। खतरा सिर्फ झीलों के बनने का नहीं है, इन झीलों को रोकने वाला अक्सर एक प्राकृतिक मॉरेन डैम यानी कि बांध होता है। प्राकृतिक यानी कि एक खुद का बन जाता है। अगर झील का पानी किसी कारण से लगातार बढ़ता है, जैसे भारी बारिश, भूकंप को बड़ी चट्टान गिरने से, तो बांध पर दबाव बढ़ता है और प्राकृतिक बांध टूट जाता है। फिर शुरू होती है त्रासदी। झील का पानी अचानक तेज रफ्तार से नीचे की ओर बहने लगता है और इसी घटना को कहते हैं गोल्फ यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। यानी कि कुछ ही समय में भारी मात्रा में पानी पहाड़ों के नीचे की ओर बढ़ता है। 2023 से सिक्किम में ऐसा ही हुआ था। साउथ लहोनाक लेक के फटने के बाद तीस्ता नदी में अचानक से भारी मात्रा में पानी आया, जिससे पुल, सड़कें, बिजली परियोजना और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बुरी तरह से प्रभावित हुई। झीलों को वाटरवर्म क्यों कहा जाता है, इसको समझिए, जानना बेहद जरूरी है। तिब्बत में एक दो नहीं बल्कि 1509 ग्लेशियल झीलें हैं और इसी तरह नेपाल में 2070 ग्लेशियल झीलें हैं। भारत में 45 ग्लेशियल झीलें हैं। सबको मिला दिया जाए तो कुल 3624 ग्लेशियल झीलें हैं। कितनी? 3624 ग्लेशियल झील। 47 झीलें संभावित रूप से बेहद खतरनाक हैं और खतरनाक झील तिब्बत में 25, नेपाल में 21 और भारत में 1 हैं। इन 47 में से 42 झीलें कोशी बेसिन में हैं, जिसे भारी खतरा हो सकता है। और आपको बता दें कि इन्हीं 47 में से एक झील को लेकर चीन ने बांध पर दबाव बढ़ने की बात कही है, जिसकी चर्चा हमने आपसे कुछ देर पहले की। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हिमालय का एक बड़ा हिस्सा चीन के तिब्बत पठार से जुड़ा हुआ है और चीन इस इलाके का लगातार दोहन कर रहा है। वहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, रेलवे और हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। यानी कि एक तरह हिमालयी इलाके में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, तो दूसरी तरफ संवेदनशील इलाके में चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क लगातार तेजी से फैल रहा है। चीन का बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे को दूसरे तरीके से गंभीर बना रहा है। परिणाम यह है कि बड़ी जल आपदाओं का असर भारत के मैदानी इलाके, चाहे वो कोशी हो, चाहे वो गंडक हो या फिर कर्णाली जैसी नदी हो, इनके तंत्र के जरिए मैदानों तक पहुंच रहा है। और जब वो मैदानों तक पहुंचता है तो नेपाल से लेकर वो बिहार और उत्तर प्रदेश तक तबाही मचाता है। संक्षेप में अगर चर्चा जून की कर लें, 2013 आपको याद होगा, 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी की जरूरी है चर्चा करना, क्योंकि उत्तराखंड में हुई मूसलाधार बारिश ने देखते ही देखते कई इलाकों की तबाही में बदल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ में मंदाकिनी नदी का जो जल स्तर है वो अचानक से बढ़ा। तेज बहाव के साथ मलबा, चट्टानें और बोल्डर नीचे आए और रास्ते में जो कुछ मिला उसे बहा ले गए। इस त्रासदी में करीब 4200 गांव प्रभावित हुए, 20,000 से ज्यादा घर और गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई और 11,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई। तबाही का पैमाना इतना बड़ा था कि उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब 50,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया। NHRC की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 580 लोगों की मौत हुई, जबकि 5,748 लोग या तो लापता हो गए या फिर मृत माने गए, यानी कि उनकी बॉडी मिल ही नहीं पाई। हिमालय में जब भी पानी, मलबा और पहाड़ की चट्टानें एक साथ नीचे आती हैं तो कुछ ही मिनटों में पूरी नदी घाटी का भूगोल बदल देती है। और अब नेपाल में हुई ताज़ा तबाही ने एक बार फिर से 2013 के केदारनाथ की उस भयावह याद को सामने रख दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अतीत की त्रासदियों से आखिर इंसान क्या कोई सबक लेता है? लगता तो नहीं। इसलिए हम इन सवालों को लेकर हमने एक सर्वे किया, सवाल तैयार किए, लोगों के बीच गए, वहां जाकर लोगों से सवाल पूछे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि चीन का हिमालय में अंधाधुंध प्रोजेक्ट निर्माण बड़ा खतरा बन सकता है क्या? 51% लोगों ने क्या कहा? हाँ, तबाही का बड़ा खतरा है।
26% लोगों ने कहा नहीं, जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। 17% ने कहा हाँ, जवाबी रणनीति जरूरी है और 6% डेटा से आकलन की बात कर रहे थे। सवाल नंबर 2, क्या नेपाल का वाटर बम भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि अभी चीन ने चेतावनी जारी की है। तो 50% लोगों ने कहा हाँ, बिहार और यूपी में बाढ़ का खतरा आ सकता है। 24% लोग कह रहे थे हाँ, गंडक नारायणी में भी उफान आ सकता है। 21% लोग खतरा है, असर सीमित होगा, ऐसी बात कर रहे थे। और 5% लोग सीमित असर की ही बात कर रहे थे। सर्वे का तीसरा सवाल, प्रभावित देशों को, प्रभावित देश चाहे वो नेपाल हो, चाइना हो, भारत हो, प्रभावित देशों को बाढ़ से बचाव के लिए रियल टाइम डेटा साझा करना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। लोगों की राय, 40% लोगों ने कहा जान बचाने के लिए जरूरी है। 36% ने कहा समय रहते अलर्ट के लिए बहुत जरूरी है। 13% ने कहा आपात स्थिति में जरूरी है और 5% मौजूदा व्यवस्था को ही पर्याप्त मान रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, केदारनाथ की त्रासदी के बाद भी क्या कोई सबक लिया गया? 31% लोगों ने कहा सबक नहीं लिया गया। 20% लोगों ने कहा बदलाव हुए पर ना काफी है। 12% ने कहा विकास रोकना समाधान नहीं है। 37% जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा बता रहे थे। पांचवा और आखिरी सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हिमालय में 87 लेख क्या पूरे उत्तर भारत के लिए, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, दिल्ली एनसीआर भी है, पूरे उत्तर भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकती है? हां, गोल्फ से तबाही का बड़ा खतरा है। 41% लोगों ने कहा, 34% कह रहे थे खतरा है लेकिन सिर्फ कुछ संवेदनशील झीलों से, 22% कह रहे थे निगरानी से बचाव संभव है और 3% कह रहे थे हर झील से खतरा नहीं है। हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनके पास हम चलेंगे और जानेंगे। मेरे साथ अनिल सूद जो कि पर्यावरणविद हैं, डॉक्टर निप्रा अजमानी मेरे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ प्रशांत मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जो कि काठमांडू से, नेपाल से हैं। उन त्रासदियों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रशांत के पास चलेंगे। प्रशांत, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि घटना तो घटी और अब तमाम तरह की बातें चाइना से भी निकल कर आ रही हैं, नेपाल से भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन जो घटना घटी, घटना की स्थिति और अभी नेपाल में क्या स्थिति है, क्योंकि करीब 1500 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि लापता है, और जो मौत का आंकड़ा दिया जा रहा है, या क्या वो सही आंकड़ा है, या हमेशा से जब इस तरह की त्रासदी आती है तो सरकारी आंकड़े दे दिए जाते हैं? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों को। और जो आंकड़ा आ रही है अभी, वो फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि अभी जो आ रहा है वो सारा डाटा ऑथोराइज नहीं है, वेरीफाइड नहीं है। कोई किसी का स्रोत नियरेस्ट नेपाल पुलिस हो सकता है, किसी का होम मिनिस्ट्री हो सकता है, अथवा किसी का रिलेटेड वहां का आसपास का कोई दूसरा स्रोत भी हो सकता है। तो इसीलिए अभी का डाटा वेरीफाइड नहीं कह सकते, मगर अभी तक जो डाटा आ रहा है उस हिसाब से करीब 400 के आसपास डेथ का संख्या 400 के आसपास पहुंचने वाला है, वो जानकारी मिला है। वैसे ही करीब 1500 के आसपास लोग मिसिंग है अभी तक भी, जिसका खोजी अभी भी चल रहा है। उद्धार कार्य के लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी रात को भी जारी रखा हुआ है। तो ये आंकड़े का बात अभी फैक्चुअली यही नहीं कह सकते कि यही है, ये चेंज हो रहा है। जैसे हम लोग दोपहर में लास्ट शाम 7 बजे तक 359 देख रहे थे, और अभी आते आते ये 400 के हाराहारी बताया जा रहा है। तो ये चेंज हो रहा है। अब डाटा, अब गवर्नमेंट, सारा डाटा गवर्नमेंट से प्रूव नहीं है, तो इस पे ज्यादा अभी नहीं कह सकते कुछ। अनिल सूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार अनिल जी के पास चलूंगा। अनिल जी, मुझे लगता है कि शायद 2013 की घटना, केदारनाथ की घटना मुझे याद आती है, जब करीब करीब इसी से मिलती जुलती तस्वीरें, इसी से मिलता जुलता जो पानी था वो निकल कर आया, लेकिन लगता नहीं है कि किसी ने कोई सबक लेने की कोशिश की या कोई रियल टाइम डेटा जो इस तरीके से लोगों को निकल कर आया। आप क्या देखते हैं इस तरह की त्रासदी को? मनोज जी, जब कभी इस तरह की त्रासदी होती है, 4 दिन शोर मचता है, 5वें दिन सारे चुपचाप बैठ जाते हैं। एक स्टडी आ जाती है, एक रिपोर्ट बन जाती है, एक डाटा निकल के आता है। उस डाटा की कितनी सच्चाई है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। केदारनाथ में जो भी डाटा आया डेथ्स का,
मेरे को नहीं लगता कि वो डाटा रियल था। आज भी जो डाटा नेपाल से आ रहा है, इससे ज्यादा तो धराली में मौतें हो गई थी। क्या आप जिस तरह से रिवर बेड फ्लड प्लेन के ऊपर घर बने हुए हैं, जितनी स्टोरी के घर बने हुए हैं, उनमें घरों में जितने लोग रह रहे थे, क्या वो मलबे से बाहर निकल पाए होंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जी। दूसरा, जहां अब सड़कें तो सारी टूट गई, कम्युनिकेशन नेटवर्क सारा खत्म है नेपाल में, पुल सारे टूट गए, तो क्या एक्सेस है? पावर, कम्युनिकेशन नहीं है, पावर नहीं है, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? तो हमने ये देखा है कि पास्ट में, चाहे वो केदारनाथ था, चाहे धराली था, चाहे वो जोशीमठ था, चाहे किश्तवाड़ था, चाहे डोडा था, हमारे तो इन चीजों से एटलीस्ट ये जो सारा हिमालयन रेंज है, एक पूरा बेल्ट है। तो जब हम पूरी बेल्ट की बात करते हैं, तो पूरी बेल्ट में चाइना भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है। अगर एक एरिया में इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है, तो नेचुरली सबको कंसर्न होना चाहिए कि अगर वहां अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में इतना डैमेज हुआ है, तो उसकी असेसमेंट का तरीका क्या होगा? डाउनस्ट्रीम में लोगों को कैसे बचाया जाएगा? लॉ है हमारे यहाँ पे कि रिवर फ्लड प्लेन में कोई भी कंस्ट्रक्शन 100 मीटर तक नहीं होगी। तो फैक्ट ये है कि हमारे जितने भी हिल स्टेट्स हैं, उनमें रिवर फ्रंट के ऊपर घर बने हुए, जैसे नेपाल में बने हुए हैं, आपने देख लिए। जी। तो कुल मिला के एक ब्यूरोक्रेटिक अपैथी जिसको कह सकते हैं हम, इसको हम लापरवाही भी कह सकते हैं, दोनों तरफ से, लोगों की भी और ब्यूरोक्रेट्स की भी। तीसरा, हम इसको ये इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि क्विक मनी बाय बिल्डर लॉबी, कि देखो जी हमने रिवर के पास बनाया, कितना अच्छा व्यू है इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो सब कानूनों को धता बताते हुए, जिस तरह से ये रिवर बेड के ऊपर नेपाल में भी घर बने हुए हैं, इंडिया में भी ऐसे ही घर बने हुए हैं, तो हमने आज तक किसी ने कोई लेसन नहीं सीखा। जी, वाकई किसी से अगर कोई ये लेसन नहीं सीखा और बहुत सारी इस तरह की त्रासदी की तस्वीर निकल कर है। डॉक्टर निप्रा आजमानी एसोसिएट फेलो हैं टेरी से, मैं एक बार उनसे समझने की कोशिश करूंगा। ये जो चर्चा जब केदारनाथ में घटी हुई, तब से लगातार ये चर्चा चल रही है कि वहाँ पर जो झीलें हैं, चाहे वो तिब्बत में हो या हिमालय में हो, उनकी संख्या बहुत है। अगर सबको मिला दिया जाए तो मुझे लगता है शायद 5000 के ऊपर हैं। इनमें से कई बहुत खतरनाक हैं। अब जब खतरनाक हैं और मानव सभ्यता के लिए या तमाम इन इलाकों के लिए वो इतनी बड़ी त्रासदी हैं, तो उन पर क्या काम नहीं हो रहा है? और अगर काम हो रहा है तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। तमाम वैज्ञानिक या तमाम संस्था उन पर जो रिपोर्ट बना रहे हैं, सरकारों में रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, क्या उन रिपोर्टों को दराज में डालकर बंद कर दिया जा रहा है? उन्हें गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा उन्हें लेकर? आपने सही बोला है। आई थिंक हमारे एंड पे हम साइंटिस्ट वी आर असेसिंग द डेटा। हम लोग जो भी डेटा मिल रहा है, जो भी रेनफॉल, जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं, हम लोग उसको असेस करते हैं, रिस्क असेसमेंट्स करते हैं। हम हॉटस्पॉट जो जगहें हमारी सबसे इम्पैक्टिंग, सबसे फर्स्ट इम्पैक्टिंग जगहें हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन हम वो रिपोर्ट्स वगैरह गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। बट देन फिर वो आगे गवर्नमेंट का टेक है कि वो कहाँ तक डेवलपमेंट को हैम्पर करते हुए हमारी बातों को आगे रखें एंड देन दे टेक इट फॉरवर्ड कि कहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो हमारी डीपीआर्स डेवलप होती हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स डेवलप होते हैं या जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो हम लोग प्रपोज करते हैं, या एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किस रिवर पे, किस वाटर बॉडी पे किस तरीके से होना चाहिए, हम लोग वो सब प्रपोज करके बीइंग अ साइंटिस्ट वो आगे कम्युनिकेट करते हैं। बट वो आगे आई थिंक ये थोड़ा सा गैप है बिटवीन द रिसर्च द साइंटिस्ट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट इज बीइंग इम्प्लीमेंटिंग, जो गवर्नमेंट हमारी जो है इम्प्लीमेंट कर रही है।
वहां पर गैप की वजह से आई थिंक जो हमारे ये इंसिडेंसेस होते हैं या इनका जो इम्पैक्ट है, जो त्रासदी होती है, वो इतनी ज्यादा क्यों होती है, वो इसकी वजह से होती है। ये आपने सही कहा। मेरे साथ अनिल सूद साहब बने हुए। सूद साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा भारी भरकम मंत्रालय है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का, जिसका काम ही है ये पता करने के लिए कि पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है, पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हर राज्य में करीब करीब इस तरह का मंत्रालय है। और अगर पहाड़ों में आप चले जाएं, पहाड़ी राज्यों में चले जाएं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहाँ तो बड़ा गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया जाता है। लेकिन ये जो घटना हमने देखी, केदारनाथ की घटना देखी, नेपाल की ये घटना देखी, अब यहां पर चर्चा आ रही है कि भाई झीलें हैं, वो झीलों का निर्माण हो जाता है, पानी बढ़ जाता है। ऐसी कितनी और झीलें हैं जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक हैं, और कितनी खतरनाक हैं? देखिए, हिमाचल उत्तराखंड के में तो 10-10 झीलें ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक है। जी। जे.एंड.के में 15 झीलें खतरनाक है। लगभग 3000 झीलों में से सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी सिर्फ 100 झीलें मॉनिटर कर रहा है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात हो गई। अगर आपको, जैसे अभी साइंटिस्ट महोदया ने बताया कि साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, मेरे को प्रकाश जावड़ेकर जी का एक वाक्य याद आ गया। 2019 में जब वो पर्यावरण मंत्री थे, तो उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर कहा कि ये साइंटिस्ट लोग तो ऐसे डराते रहते हैं, कोई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, हम डेवलपमेंट करेंगे। और उसी सेमिनार में बाबुल सुप्रियो को मैंने जब पूछा, तो मेरे साथ बाहें, कुर्ते की बाहें फोल्ड करने के बाद लड़ने के लिए आ गए। तो वो एक माइंडसेट दर्शाता है। अब जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये कौन हेड करता है? एक ब्यूरोक्रेट। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं आज की डेट में, आईएएस हेड करते हैं। और आईएएस का हेड करने, मैनेज करने का तरीका क्या है? जो भी आईएएस किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, उसको 5 किताबें दे दी जाती हैं कि भाई ये तू पढ़ ले, ये इस डिपार्टमेंट का वर्किंग है। अब वो किताबों से पढ़ के क्या साइंटिस्ट की भाषा समझेगा? क्या साइंटिस्ट की वो रिसर्च समझेगा? क्या उसकी समझ में आएगा कि साइंटिस्ट क्या करना चाहता है? अगर आप रिव्यू कर लें सारे डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, चाहे एमओईएफ है, चाहे सीपीसीबी है, चाहे स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं, सब जगह आईएएस बैठे हैं। तो जो आईएएस का व्यू है वो प्रिवेल कर रहा है, ना कि साइंटिस्ट का। ये पोजीशन जो कि साइंटिस्ट को हेड करनी चाहिए थी, साइंटिस्ट जो है वो एक बेटर पोजीशन में होते हैं इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों को एस्टिमेट करने के लिए। प्रोडिक्ट तो बेचारे साइंटिस्ट भी नहीं कर पाते कि कब अर्थक्वेक आएगा, कब लेक ब्रस्ट होगी, कब फ्लैश फ्लड आएगा, कब क्लाउड ब्रस्ट होगा। ये साइंटिस्ट भी प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके लिए कोई मैकेनिज्म आज की डेट में है नहीं। पर एक वो एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जरूर असेस कर सकते हैं। तो जब ये ब्यूरोक्रेट्स बैठ जाते हैं जहां की पोजीशन में, जहां टेक्नोक्रेट होना चाहिए, वहां ये सारी दिक्कतें आएंगी। क्यों? और वो आ भी रही हैं, जिनको हम देख भी रहे हैं। और सबसे बड़ी एग्जांपल, जो ज्यादा दूर नहीं, हमारे जो शहर डूब रहे हैं, वो क्या वजह है? क्योंकि जो प्लानर ऊपर बैठा है वो ब्यूरोक्रेट है। तो जब सिटी लेवल पे इतना डैमेजिंग है, तो आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया, जो कि 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक अपर हिमालय जो कि थोड़ा स्टेबल है, और जो लोअर हिमालय जो कि रबल से बना है, जिसका एविडेंस ये जो फ्लैश फ्लड दिखा रहा है आपको, जिस गति से पानी आ रहा है, और इसके साथ मलबा भी आ रहा है, रॉक्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? वो यंगर हिमालय से निकल के आ रहा है। तो उस हिमालय को जब आप छेड़ोगे, उसके ऊपर अनमाइंडफुल डेवलपमेंट करोगे, उसके ऊपर हैवी कंस्ट्रक्शन करोगे, उसमें माइनिंग भी करोगे, टनलिंग भी करोगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाओगे, एयरपोर्ट भी बनाओगे, रेलवे लाइन भी बनाओगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली
लोड जो है इन इन जो तिब्बतन प्लेटो है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट परमाफ्रॉस्ट एरिया है। परमाफ्रॉस्ट एरिया किसको बोलते हैं? जहां रॉक्स, सिल्ट और सॉइल सारी इकट्ठी होके जम जाती है। वो जमने के बाद इतनी हार्ड हो जाती है कि उसको बेस फाउंडेशन मान लिया जाता है और उसके ऊपर सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जगह जगह जो है वो बर्फ तो पिघल रही है, तो जैसे बर्फ पिघलेगी, ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये पिघलने से सॉइल लूज होगी, रॉक्स लूज होंगे, तो फाउंडेशन हिलेगी। जब फाउंडेशन हिलेगी तो वो कंस्ट्रक्शन नीचे आनी है, और जब कंस्ट्रक्शन नीचे आनी है तो रबल में कन्वर्ट होनी है। थोड़ा सा भी अगर हैवी रेन हुई, फ्लैश फ्लड हुआ, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, ये सारा मलबा नीचे आएगा और इतनी तेजी से नीचे आएगा, जो आपने अभी दिखाया भी है वीडियो में, जो कल से हम देख भी रहे हैं, कि इसके रास्ते में जो भी आएगा वो सब साफ हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और सबसे ज्यादा नुकसान जो अपर रीजन में तो है ही है, जो डाउन स्ट्रीम टाउन और सिटीज हैं वहां पे भी बुरा हाल होगा। अभी शायद किसी एक न्यूज चैनल पे मैं देख रहा था कि यूपी के आसपास किसी रिवर में कुछ बॉडीज मिली हैं, लगभग 150 बॉडीज मिली हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप एक टेक्नोक्रेट की रिपोर्ट, साइंटिस्ट की रिपोर्ट को इग्नोर करते हैं तो कितनी बड़ी आप प्रॉब्लम इनवाइट कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं। आप तो ब्यूरोक्रेट तो चुपचाप ट्रांसफर होके चला जाएगा, जो लार्जर पॉपुलेशन है उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप खड़ी करके जा रहे हो। मैं प्रशांत जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये व्यवस्था जो स्ट्रक्चर है क्या वो उतना सही है। प्रशांत मेरे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि हाल के दिनों में मैंने देखा है कि नेपाल और चीन एक साथ एक मंच पर खड़े होकर बड़े अच्छे स्वर दे रहे हैं। कभी कभी तो भारत के खिलाफ ही स्वर उनके दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये घटना हुई, क्योंकि पानी ग्लेशियर टूटा, उसके बाद वहाँ पर ग्लेशियर के कारण झील का मुहाना बंद हो गया, पानी वहाँ पर इकट्ठा होता रहा, और जब ग्लेशियर टूटता है तो स्वाभाविक तौर से सैटेलाइट से वो तमाम सारी चीज़ें आती हैं, ये सब मॉनिटरिंग तो होती है। तो क्या चीन ने इस बात की जानकारी नेपाल में दी, अलर्ट जारी किया, उन्हें संकेत दिया, रियल टाइम जो डेटा है वो नेपाल के साथ साझा किया, या कोई जानकारी ही नहीं दी? शायद अगर वहां से सही टाइम पे जानकारी मिल जाती तो कुछ जानें बचाई जा सकती थी। इसमें हमें सबसे पहले आज से 13 महीने पहले जाना होगा। 13 महीने पहले ही ये विषय नेपाल के संसद में भी उठ चुका था जी कि ऐसा होने वाला है, ये कोई नया बात नहीं है। इसमें नहीं, लापरवाही संसद में गवर्नमेंट क्या की उठा था, तरफ से जरा हुआ। हमें समझाएं ना, हम जानना चाहते हैं संसद संसद में क्या उठा। जिस टाइम में आरजू राणा देवबा नेपाल के परराष्ट्र मंत्री थे, उन्होंने उस टाइम में ऐसा कुछ होने वाला है या ऊपर तिब्बत के तरफ से कुछ ऐसा बाढ़ आने वाला है बोल के पहले ही संसद में वो खुलेआम बोली थी। तो इसको शायद ना उस टाइम का केपी ओली गवर्नमेंट या इस टाइम का बालेन्द्र शाह गवर्नमेंट, किसी ने भी शायद इसको सीरियसली नहीं लिया होगा। क्योंकि नेपाल में एक जो हम देखते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, ओपोजिशन का बात संभव ज्यादा कोई सीरियस लेता नहीं है, उसको बस विरोध के नाम पे उसको टाला जाता है। तो वो भी इसका उदाहरण है। रहा बात चाइना इंफॉर्मेशन दिया कि नहीं दिया, ये बात अभी तक कहीं से भी कुछ वेरीफाइड डाटा नहीं आया है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कहता है कि नहीं चाइना हम लोग को पहले ही जानकारी दे दिया था बोलता है, कोई बोल रहा है कि नहीं दिया था, मगर इसका एग्जैक्ट बात क्या है ये किसी को पता नहीं है। और दूसरा बात, चाइना अभी जैसे सुबह चाइना एम्बेसी जो नेपाल में है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस टाइप का एलिगेशन नेपाल और नेपाल की मीडिया हम लोग पे लगा रहा है वो फॉल्स है। तो इसका अभी तक वेरीफाइड सोर्स नहीं है, मगर अब जो हो गया उससे ज्यादा भी आगे क्या करना है उसके तरफ हम लोग को आगे बढ़ना है। जैसे चाइना ने रियल टाइम डाटा शेयर किया नहीं किया उसका अभी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे ही अब जैसे ये चाइना से आते हुए नेपाल होते हुए ये भारत तरफ जाएगा अथवा गया होगा, तो भारत तक के लिए अब हम लोग को कमती में ये जो 3 नेशन है, ये जो 3 देश है, इनको एक रियल टाइम डिजिटल डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए। जैसे कि चाइना में अगर कुछ हो रहा है, अगर उसका प्रभाव इंडिया तक जा रहा है, तो रियल टाइम उसका डाटा शेयर होना चाहिए, जिससे शायद कल के दिन में हम लोग ये जो अभी
डेथ बॉडी गिन रहे हैं, शायद वो नहीं गिनना पड़े, अथवा इससे कुछ कम जनधन का क्षति हो। इसके लिए तीनों गवर्नमेंट को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। इसमें अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नेपाल क्या बोलता है चाइना के विरोध करना चाहिए, अथवा कोई बोलेगा नेपाल भारत का विरोध करना चाहिए, हम कहते हैं नेपाल तीनों देश का साथ मिलके इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि सेंटर में नेपाल है और नेपाल को जब दिक्कत होगा तो वो दिक्कत इंडिया को भी झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी के टाइम में जो जी बताएं। जी, अभी के टाइम में अभी का जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम अभी देख रहे हैं नेपाल का वाटर बम बोल रहे हैं, ये रियल में नेपाल का वाटर बम नहीं है, ये क्लाइमेट का वाटर बम है। अगर क्लाइमेट के साथ, अगर इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ करोगे तो ये झेलना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। तो ये इसमें अगर कोई किसी को दोष देने से भी हम लोग चूके कहाँ, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब चाहे वो नेपाल गवर्नमेंट हो, चाहे चाइना गवर्नमेंट हो, या कल के दिन में इस आपदा से बचने के लिए इंडिया गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तीनों साथ होना पड़ेगा इस बात में। क्योंकि नेचुरल जो डिजास्टर होता है ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता और कोई चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा, मगर हाँ प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये बात सही है कि प्रिकॉशन ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। जो त्रासदियाँ हो रही हैं, बड़ी त्रासदियाँ हो रही हैं, अगर जानकारी हो जाए, उस पर एहतियात बरते या तो उन्हें छोटा किया जा सकता है। डॉक्टर निपरा मेरे साथ मौजूद है। निपरा जी, आपने सही कहा। आप जैसे देखिए 3 देशों का मामला है, चाइना, नेपाल, भारत, 3 देशों का मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी की पूरी हर देश की जो सरकार है उसकी नज़र इस बात पर रहती है कि LOC से कौन कितना 2 कदम आगे कर लिया, किसने पीछे कर लिया, किसके सैनिक अंदर घुस गए। यहाँ तो पूरा का पूरा ग्लेशियर आ गया, पानी अंदर घुस गया और वो तमाम देश को नुकसान पहुंचाता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम है, चूंकि आपने टेहरी में आप जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई सिस्टम है जो 3 देशों का, चूंकि तीनों देश तिब्बत से, हिमालय से जुड़े हुए हैं और तीनों ही देश इस आपदा से जुड़े हुए हैं, चूंकि चाइना थोड़ा सा ऊंचाई पर है, वहां पर वो लगातार निर्माण कर रहा है, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि अगर इस तरह की कुछ भी वार्निंग होती है या ऐसी कोई घटना आती है, ग्लेशियर टूटता है, एवलांच आता है, तो कम से कम रियल टाइम डेटा उन तीनों देशों को पता चल जाए, संबंधित इलाकों में क्या क्या खतरे हो सकते हैं उनका आभास पता चल जाए। ऐसी कोई स्थिति है, कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसा बोर्ड है? अगर आप सही कह रहे हैं, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हमारे पास जो भी क्लाइमेटी आएगी, जो भी इशू आएगा, वो ट्रांस बाउंड्री होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हम रिवर सिस्टम या एक देश के अकॉर्डिंगली ना देखें, हम उसको एक वाटर शेडी, वो किस किस कंट्री के थ्रू फ्लो हो रही है। तो हम एक एपेक्स बॉडी, जैसे हमारा यूएन है, यूएन हमारी रिपोर्टिंग करता है या फिर वो समझता है, होलिस्टिक करता है, या हम भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ में मिलके ये काम कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और भी बहुत सारी हैं, जैसे इक्विमोड है, जो कि इसी ही तरीके से हम वाटरशेड मैपिंग के थ्रू, हम ये नहीं देखते कि ये हमारा वाटरशेड इंडिया में आ रहा है या बाहर आ रहा है। एक रिवर सिस्टम की बात करते हैं हम, तो उसको हम एक रिवर सिस्टम कंसिडर करते हैं, ना कि एक देश का पार्ट या दूसरे देश का पार्ट कंसिडर करते हैं। तो आई थिंक इस तरह की स्टडीज को हमको बात करें तो हाँ, जैसे हमारी रेनफॉल डेटा, दैट ये कम्प्लीटली डज नॉट हैव बाउंड्रीज। सो आई थिंक बाउंडेड विद द LOCs, हमारा क्लाइमेट डेटा, हमारा रेनफॉल, दैट शुड बी शेयर्ड अक्रॉस दिस डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट ऐसे डिजास्टर्स हमारे और अगर ना करें इन द नियर फ्यूचर। अनिल सूद साहब, जैसे ये सभी को पता था, शुरुआत में लग रहा था क्योंकि भूकंप आया हुआ है, 4.4 की या 5 की तीव्रता का भूकंप आया, फिर बाद में कहा कि 5.5 की तीव्रता का भूकंप है, लेकिन भूकंप नहीं था। ये बेसिकली ग्लेशियर का टूटना, एवलांच जैसी स्थिति थी, जिसके कारण जो झटका महसूस हुआ वो भूकंप जैसा लगा और वो आया, झील में गिरा और झील के मुहाने को बंद कर दिया और मुझे लगता है वो काफी समय तक बंद था। अब यहां पर थोड़ा सा हम एक सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं कि अभी हम कई देशों को देख रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। 700 ड्रोन से हमला किया गया, एक ने भी असर नहीं किया, हवा में ही मार दिए गए। एक ग्लेशियर जो टूटा, झील में गिरा, झील का मुहाना बंद किया और अगर
तमाम मुझे लगता है कि ऐसे देश हैं जो कि चांद से पानी खोजने की बात करते हैं, जीवन बसाने की बात करते हैं, अगर उन्हें पहले ही पता चल जाता तो कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसा तंत्र, कोई ऐसा ड्रोन जो वहां जाकर अगर हिट कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि वो अलग हो जाता, और जो पानी वहां पर भरता नहीं, इतना बड़ा पानी का गुबार वहां पर नहीं होता, वो पानी रास्ता से बहता रहता जैसे आमतौर पर बह रहा था, तो शायद ये घटना नहीं होती। लेकिन किसी को ऐसी चिंता नहीं थी, जानकारी नहीं थी, कोई ऐसी बॉडी नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा कमीशन नहीं है, कुछ तो हो जो कम से कम ये मॉनिटर करे, क्योंकि ये झीलें मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके को बहा कर ले जाएंगी आने वाले समय में। जी मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हम ईरान और अमेरिका की लड़ाई देख रहे हैं। रेस हिंदुस्तान और चाइना में ये है कि बॉर्डर के ऊपर रोड्स कैसे बनानी है, डेवलपमेंट कैसे करनी है, ताकि डिफेंस नीड। जब हम ईरान और अमेरिका की वॉर देखते हैं तो ना तो आर्टिलरी की मूवमेंट है, ना एयरफोर्स की मूवमेंट है, मिसाइल है और ड्रोन है। ईरान ने सबको सरप्राइज कर दिया ड्रोन्स के, उसके पास कितने एडवांस स्टेज ड्रोन्स हैं। चाइना अपने आप को टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है, भारत से तो कर कहीं आगे है। चूंकि एक व्यू बना हुआ है कि हमने यहाँ डेवलपमेंट करनी है और एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमने डिफेंस नीड में यहाँ डेवलपमेंट करनी है, तो ये सब चीजें जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, जो बेसिक कंसर्न है, वो सारे हाइंडसाइट में चले जाते हैं और वो हाइंडसाइट पे चले गए हैं। अगर सारे ये चारों कंट्री इकट्ठे बैठ के डिस्कस करें कि ये टोपोग्राफी है, ये जियोग्राफिकल कंडीशन है, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, हमें कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ हमें इसको रोकना है, कैसे इसको रिस्टोर करना है। जो डैमेज हो चुका, आई ऑलवेज से कि देयर इज नो रीटेक इन एनवायरनमेंट एंड डेथ। जो एक बार हो गया उसको आप अनडू नहीं कर सकते, तो उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको कंटेन करना है। उसके लिए सब कंट्रीज को बैठना जरूरी है। और इनकी जो ग्लेशियर लेक की मूवमेंट है, इसकी साइंटिफिक असेसमेंट होना जरूरी है, और इस साइंटिफिक असेसमेंट के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। उन रिसोर्सेज को कलेक्टिव रिसोर्सेज करते हुए, अगर कहीं लगता है कि अगर ये जो लेक है ये डेंजरस लेवल पे पहुंच सकती है, तो उसको हो सकता है पंक्चर करके थोड़ा थोड़ा पानी उससे निकाला जाए, तो शायद इससे बच सके हम। हाँ, कम से कम इतना जो भयावह और विकराल रूप है, पानी का जो वेग था, वो कम से कम वेग तो नहीं होता, उसको पंचर करके रोका जा सकता था। अब जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि चीन वहां पर अंधाधुंध विकास कर रहा है, तमाम सारे प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, विकास जरूरी है, लेकिन वो विनाश की शर्त पर नहीं होना चाहिए। इस बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई।